हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड जो प्रश्न पत्र हुए थे 2022 में, उसके सॉल्यूशन को लेकर के आ गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ख़ास तौर से शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए जो सेट नंबर 1 चलने वाला है 822 AV, ये इसका नंबर होता है और ये नंबर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे ही नंबर वाले पेपर्स होते हैं जिनको नंबर्स भी हमको भरने होते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास। तो सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी खंड करने हैं और इस सबको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इनको लिखने की आवश्यकता होती है। मैं जैसा समझता हूँ मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कि कॉपी में आपकी चौड़ी सी कॉपी होती है, उसमें बीच में ऊपर आप कहीं पे भी मतलब एकदम जो लाइनें जहाँ से स्टार्ट होती है उसके ऊपर या फिर यहाँ पे जहाँ पे लाइनें स्टार्ट होती है वहाँ से आप लिख सकते हैं। किसी भी पेन से लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या ये 1 डाल देंगे और काखा चाहे तो इसे लाइन से डाल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका यहाँ पे डालें और इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर ना लिखें क्योंकि यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके प्रश्न को भी उतार लें, ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रश्न को उतार देता हूँ कि प्रश्न में कहा गया दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि एक लाइन में ही आ जाएगा। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कौन सी अभाज्य संख्या होगी इसके बारे में बात की जा रही है और विकल्प जो है वो हम लिख लेंगे। और मेरे ख्याल से हमको ऐसा रखना चाहिए। पहला विकल्प है 0, दूसरा 1, तीसरा 2 है, चौथा है 8। तो वो लिख लेते हैं। तो पहला वाला विकल्प है 0, दूसरा वाला विकल्प है 1, तीसरा वाला विकल्प है 2 और चौथा वाला विकल्प है 8। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से न कटे। 0 इन सब में गिना ही नहीं जाता। 1 तो भैया 1 को कहा जाता है ये तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 1 आपका उत्तर नहीं हो सकता। रट लीजिए, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2 एक अभाज्य संख्या है जो 1 और 2 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है। 8 2 से कट जाती है तो ये भाज्य है। आपका सही जवाब होगा 2 और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सब एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। ऐसे ये प्रश्न हो गया। तो आपको इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको नीले से भरना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं। तो मुझे तो ये ऐसा ही लगता है, मैंने ऐसा ही लिख दिया। और गंदी राइटिंग में लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ज़्यादा काट पीट मत कीजिएगा। और मेरे ख्याल से अब ये पोजीशन सही रहेगी ताकि क्वेश्चन भी आंसर अच्छा दिखाई देता है और आंसर भी अच्छे से दिखाई देता रहे। खा वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको एक समीकरण दिखाई दे रहा है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा। मैं आपको इस प्रश्न को यहाँ पे इसका पूरा समीकरण तो नहीं लिखूँगा, बट मतलब पूरा नहीं सवाल लिखूँगा, खाली समीकरण लिखते हैं। अब ये रफ आइडिया में मैं समझाने वाला हूँ, कोई भी फेयर तरीके से मैं नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये इसका विविधकर पूछ रहा है। विविधकर आप जानते हैं किसे कहते हैं, b² - 4ac। b² - 4ac यही होता है इसका विविधकर। विविधकर का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, ये जो -2 दिखाई दे रहा है यही इसके b की वैल्यू होती है। तो -2 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, -4 हो जाएगा। a का मतलब ये आगे वाली गिनती जो 3 है और c का मतलब जो पीछे वाली गिनती 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कट रहा है। -2 का वर्ग करेंगे। बहुत से बच्चे इसे -4 कह देते हैं, लेकिन गलत है भैया, +4 होगा क्योंकि माइनस का वर्ग होने पर वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे 4 एकम 4 बचेगा, -4, 4 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे आपको जो विकल्प मतलब मिल रहा होगा कहीं पे 0, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चौथा वाला विकल्प 0 मिल रहा है। और अब प्रश्न संख्या ग पे पहुँच गए हैं।
पहले का ग वाला हिस्सा देखेंगे जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि साइन ए बराबर आपके पास है साइन ए बराबर 3/5 है। अब आपसे इसमें कॉस ए का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका इसमें लगने वाला है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप तुरंत यहाँ पे लिखें, एक त्रिभुज भन्न से बना दें आप इसको। यहाँ पे मान लें कि ये ए हो जाएगा, इस ए की वजह से यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डी डाल दीजिए। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये जो लंब है वो क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है। लंब यहाँ पे देखेंगे 3 है, कर्ण क्या है 5 है। जब कर्ण 5 हो लंब 3 हो तो आधार को 4 होना ही पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपको ये 4 मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखें, ए सी जो है इसका स्क्वायर बराबर लंब जो है सी बी इसका स्क्वायर प्लस बी ए इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का वर्ग यहाँ पे 5 का वर्ग बराबर इसका 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी ए हमको पता करना है। 25 हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस बी ए स्क्वायर हो जाएगा। 9 इधर आके घट जाएगा, 25 माइनस 9 हो रहा होगा बी ए स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया हमको 16 मिलता है बी ए स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो बी ए बराबर जब निकालेंगे तो √16 मिल जाएगा जिसका वर्गमूल 4 हो रहा होगा, अर्थात यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो ये तो सबसे लंबा तरीका है हल करने का। वैसे आप यहाँ पे 5 मिल गया, 4 मिल गया तो आपको 3 मिल गया तो आपको 4 याद कर लेना चाहिए। ऐसे ही 12 और 13 दिखाई दे रहा हो, 13 कर्ण होता है, 12 होता है एक आधार, तो एक 5 भी होता है, तो ये भी उसी पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। अब अगर आपको यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार है 4, कर्ण है 5, 4/5 आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जा सकता है। घ वाला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया गया है, 4:9 दिया है, 4/9 दिया गया है। अगर इनकी भुजाएं पूछ रहा है तो इसके वर्गमूल के बराबर होगा। भुजाएं दी गई हैं और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो वर्ग करना पड़ता है। क्षेत्रफल दिया गया है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो वर्गमूल निकालना होता है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। जहाँ पे 2:3 दिखाई दे रहा हो वही आपका सही जवाब होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब हो रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न को उत्तर दिया जा सकता है। अंगा वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है। देखिए 3, 4 और 6 और x का 4 लोगों का समांतर माध्य कितना है। देखिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1, 2, 3, 4 लोग हैं, 4 से भाग बराबर समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या, तो यही इसका तरीका होता है। 6, 4, 10, 3, 13, 13 प्लस x, 13x मत लीजिए, लिख दीजिएगा 13 प्लस x लिखना पड़ेगा। तो 13 प्लस x 4 पंजे 20 हो जाएगा। 13 उधर जाके घट जाएगा, x बराबर 20 में से 13 गया तो 7 मिल जाएगा। आप कह दीजिएगा कि आपका ये जो तीसरा वाला विकल्प है 7 ये सही उत्तर है। अब यहाँ पे 4 वाले प्रश्न पे आ चुके हैं जहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति में जो दूरी का सूत्र होता है d बराबर वो होता है √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसा होता है। अब यहाँ पे x1 आप 2 मान लीजिए तो आप कहेंगे 2 माइनस इसका 4 जो है वो लिख लीजिए होल स्क्वायर, प्लस जो यहाँ पे है y1 वो 3 है, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 में से 4 गया तो -2 होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 होल स्क्वायर, तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 ही मिलेगा। 4, 4 8 हो जाएगा। 8 का गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुणते 2 गुणते 2 देखने को मिलेगा। इस व्यक्ति का जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा और इसका नहीं बन रहा है वो अंदर रह जाएगा। 2√2 आपको ये तीसरा वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ये 6 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हमको एक देखिए दूसरे प्रश्न में सभी 1-1 नंबर के 4 प्रश्न हैं
और सभी प्रश्न हमको यहाँ पे करने होते हैं, सभी एक एक नंबर के, मतलब जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। और ये एक पेज में 2 प्रश्न आ जाते हैं, तो मैं तो एक पेज में 2 ही प्रश्न करने का सलाह दूंगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। वही पुराना काम, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क डालना है और इस प्रश्न को चाहे तो आप उतार लें, चाहे तो ना उतारें। मैं तो इस प्रश्न को पढ़ करके आपसे समझाता हूँ कि क्या उतारना चाहिए, क्या नहीं उतारना चाहिए। प्रश्न में लिखा है यदि द्विघात समीकरण इसके मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो समीकरण लिख लेंगे कि हमारे पास समीकरण क्या है, वो x² है माइनस 2k x है माइनस 6 बराबर 0 है। और एक मूल जो हमको दिया गया है x बराबर हम 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x या फिर 3, यदि 3 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर रख देंगे, ठीक। समीकरण में हम इसे रख देंगे। तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 रखेंगे, उसके वर्ग हो जाएगा माइनस 2k है, गुणते x का मान 3 रख देंगे, माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी है 6, माइनस 6k और माइनस 6 बराबर 0 हो रहा है। 9 में से 6 घट जा रहा है, ये माइनस 6k ऐसे ही रहेगा। 9 में से 6 घटा देंगे तो प्लस हमको 3 मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 3 को उधर भेज देंगे, माइनस 6k बराबर आपको माइनस 3 मिल जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, k बराबर 3/6 कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी है 6 और k बराबर हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर देंगे और यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। एक थोड़ा सा लंबा सा लिखेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत चीज़ों को ध्यान देंगे कि ये जो लाइनें ऐसे छूट जा रही हैं मुझसे, ये ना छूटें। ये जो प्रॉपर तरीके से लिखनी चाहिए वो अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद बहुत अच्छी बन जाएगी। अब आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें मैं जल्दी निपटाना चाहूँगा क्योंकि उतना ज़्यादा समय हम इसमें नहीं देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, बाकी चीज़ों को हम पूरा ही लिखेंगे। देखिए दूसरे का जो ख वाला प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं 2 tan 30 अंश दिखाई दे रहा है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये आपसे इसका मान ज्ञात करने को कह रहा है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, tan 30 का मान रख देना है बस। ये 2 गुणते tan 30 का मान 1/√3 होता है, वो रख दिया। यहाँ पे 1 प्लस लगा दिया। tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ पे उसका मान 1/√3 रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, बस इतना सा काम है। यहाँ पे जो गुणा हो जाएगा 2 एकम 2/√3 दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो इतना मिल जाएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 1 4 ऐसा हो जा रहा है। तो 2/√3 है, नीचे 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा, उलट कर गुणा हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कि इसको ऊपर से नीचे के फॉर्म में लिखना है, यानी ये वाला हिस्सा नीचे ही जाएगा। कितना भी लाइन ख़राब हो, बर्बाद हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह बचाने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन हो सकता है यार इसमें तो बचाया भी जा सकता है जगह। एक लंबी कॉपी होती है तो आराम से बच भी जाएगा। बाकी आपके मन पर निर्भर करता है कि आपको चाहे ऐसे लिखना है चाहे नीचे से लिखना है, जो भी लिखना है एक ही तरीके से लिखना है, खिचड़ी मत बनाना बस। आगे है इसको 2/√3 ऐसे लिखेंगे, उलट करके ये 3/4 कर देंगे। 2 से ये कट जा रहा है और यहाँ पे √3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि या फिर हर का परमेय करना कर दो यार, दिक्कत हो रही है। तो 3/2 √3 तो बन ही जा रहा है ना, इस पर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि नीचे अंडर नहीं चाहिए हमको, हर का परमेयकरण हर हाल में करना ही होता है। इसका गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 से 3 कट जाएगा तो √3/2 मिल जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो।
तो ये प्रश्न तो निपट गया भैया। अब दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, मतलब कि दूसरे का ग वाला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 तथा 225 है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख करके दिखाना चाहूँगा, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो देखेंगे भैया कि 2 का ग नंबर प्रश्न है, कैसे करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। और फिर भैया होता क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये किसके बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ये होता है भैया। तो त्रिभुज 1 का एरिया त्रिभुज 2 का एरिया बराबर, यहाँ पे भुजा 1 बटे भुजा 2 का वर्ग। तो इन दोनों का क्षेत्रफल 169, 225 को यहाँ पे 169 को रख देते हैं, यहाँ पे 225 को रख देते हैं, बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2 इसका वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 169, 225 और इधर भुजा 1 बटे भुजा 2, क्योंकि आप जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे इनका 13 मिल जाएगा, इसका 15 में 225 होता है तो 15 मिल जाएगा। तो भुजा 1 बटे भुजा 2, अतः संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात 13:15 है, ऐसा आप लिख देंगे। तो इस प्रश्न को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि आप क्या लिखें। आंसर तो मिल जाता है, कई बार हमको मिल जाता है भैया 13:15 ही होगा, पर लिखने का तरीका क्या रहना चाहिए, मेरे ख्याल से बस यही रहना चाहिए। और अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलो है और आपको इनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए भैया, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों के योग बटे पदों की संख्या, और इसी के आधार पर अगर हम पदों का, यहाँ पे पदों का योग निकालना चाहेंगे, पदों का योग, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर माध्य या फिर माध्य अकेले लिख लेते हैं, माध्य गुणते पदों की संख्या हो जाएगा, पदों की संख्या, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो माध्य आपका देखिए 45.5 है, व्यक्तियों की संख्या या फिर पदों की संख्या कितनी है, 12। बस आपको 12 और यहाँ पे 45.5 का गुणा करा देना है, और गुणा कराने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 12 पंजे 60 के 0, यहाँ से लेके 6, 12 पंजे 60, 60 6 66 हो जाएगा, यहाँ से लेके 6, 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 12 चौक 48, 48 में वही अपना 6 जोड़ देंगे, 48 2 50 4 54, तो इतना मिल जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगाना भी बाकी था, लगा दिया, तो योगफल हो जाएगा 5 4 6, इतना किलोग्राम आप कह सकते हैं पदों की योग यहाँ पे कह सकते हैं, अर्थात सभी 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल 546 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे आपको इस समांतर माध्य पदों के बटे पदों की संख्या आपको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सूत्र है। अगले जो प्रश्न आ जाता है वहाँ पे सभी खंड करना है। तीसरे प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं, सभी 2-2 नंबर के होते हैं। पहले प्रश्न को आइए देखते हैं। यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से इसे कर भी पाएंगे। तीसरा का पहला वाला प्रश्न है और इसमें आपको 96 तथा 404 दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 96 का गुणनखंड करना होगा, जो यहीं पे हम करेंगे और कहीं दूर नहीं करेंगे। आपके पास काफ़ी जगह रहेगी तो आप गुणनखंड वाला जो हिस्सा है इधर लिखेंगे, गुणनखंड करने वाला काम दाहिनी ओर करेंगे कुछ दूर पे। मैं यहाँ पे इसे एक साथ ही कर रहा हूँ। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 12 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 6 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। इतना मिल चुका है, यही मिलने की आवश्यकता ही थी। 404 पे आ जाते हैं। 2 से काटेंगे 202 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 101 मिल जाएगा। अब किससे कटना चाहिए ये? और 101 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 101 से भाग करके बात ख़त्म कर देते हैं। अब बात आ जाते हैं 96 की। 96 दिखाई दे रहा है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 5 बार है 2 और एक ही 3 है। 404 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है 2 गुणते 2 गुणते 101। यहाँ पे जो 2 गिनतियाँ मिल रही हैं वो अपना मासा के रूप में लिख दिए जाएंगे। नीचे लिखा जाएगा मासा और हम लिखेंगे 2 और ये 2 जो मिल रहे हैं, हालांकि आपको लाइन नहीं खींचनी है तो 2 गुणते 2 लिख देंगे बराबर 4 हो जाएगा मासा। अब बात कर लेते हैं लासा की। तो लासा बहुत ही आसानी से मिलेगा। जो गिनतियाँ दोनों में दिखाई दे रही हैं उनको केवल एक बार लिखेंगे और जो गिनतियाँ दोनों में नहीं दिखाई दे रही हैं उनको भी केवल एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 थी 2 भी बाकी रह गए हैं तो उनको लिख लेते हैं। फिर एक 3 बच गया है, फिर ये 101 जो बच गया है उसको भी लिख लेते हैं। सब कुछ लिखने के बाद इन सभी का गुणा करा लेंगे और उसके बाद इसमें गुणा करा देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? उसके लिए तो हमें यहाँ पे गुणा कर लेना चाहिए। हमारे पास 32 है, उसमें गुणा कराना था 3 से। 3 दूनी 6, 3 3 9, 32 3 96। 96 का और 1 का गुणा करा लेंगे। 96 का नम 96 भैया 101 का गुणा करना था अभी 96 से। डायरेक्ट 96 का नम 96 का 6 से लगे 9, 96 जीरो में 0 और उसमें 9 जोड़ देंगे तो 9। 96 का नम 96 डायरेक्ट इतना आप कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप लंबा वाला भी कर सकते हैं। मैं तो बस यही लिख करके छोड़ दे रहा हूँ। 1 नहीं था 96 था। तो ये आपका लासा हो गया, ये आपका मासा हो गया। बस ये आंसर हो गया।